तो हेलो बच्चा लोग, और बताओ। तो वीडियो देख रहे हो तुम लोग। देखो यार, क्या है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, है ना। तो देखो यार, सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या होगा कि मेरा थोड़ा सा और रीच बढ़ेगा, तो मैं और अच्छे से मेहनत कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो इतना तो कर ही सकते हो यार। बाकी तो फिर तुम लोग देख ही रहे हो, है ना। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो हम लोग जो है बता रहे थे कि फिर सेकेंड पार्ट हम ले आ रहे हैं, है ना, पार्ट 2। जैसा कि मैं बता रहा था कि 200 MCQ हम लोग इम्पोर्टेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा और थर्ड में भी वही रहेगा, लगभग यही लेवल रहेगा, क्योंकि बोर्ड का यही लेवल है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का, है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 2 है ये। और फिर एक और आएगा, पार्ट 3 कल आ जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें। चलो तो फिर लेट्स प्ले, है ना। 90+ स्कोर का जो है गेम शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। तो बोल रहा है क्या, यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं कलर। कौन सा कलर लेना है भाई? अभी अभी तो कोई भी कलर चलेगा, क्योंकि मैंने वाइट रखा था, क्योंकि पिछले क्लास में पिछले वीडियो में क्या हो रहा था ना, कि कलर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज मैंने कलर को ही चेंज कर दिया, वाइट कर दिया बैकग्राउंड। तो अब कोई भी कलर लेंगे तो आराम से ही दिखेगा इस पर, ठीक है ना। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट। यानी एक कैपेसिटर है जिसको आप चार्ज कर दिए हो, कितना वोल्ट तक चार्ज कर दिए हो? 100 वोल्ट तक आप चार्ज कर दिए हो। और इसके अंदर एनर्जी कितना है? 1 जूल है। एनर्जी कितना दिया हुआ है? 1 जूल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस निकालना है, सी निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो याद कीजिए, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला होता था, या एनर्जी स्टोर 3 फॉर्मूला होता था। इसमें हमें सी निकालना है, ई दिया है और वी दिया है। तो सीधे सीधे एनर्जी बराबर क्या होगा फॉर्मूला? हाफ CV स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो एनर्जी कितना है? 1 जूल। तो लिखेंगे 1 जूल बराबर हाफ सी निकालना है, भी की जगह पर 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻² हो जाएगा। इधर टू गुना कर दो तो सी इजकल टू, सी बराबर कितना देगा? सी इजकल टू 2/10⁻⁴। कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻⁴, है ना। होगा कि नहीं होगा? 2 × 10⁻⁻⁴ फराड हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁴ फराड हो जाएगा आंसर इसका। ये ऑप्शन सही आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वी, अच्छा ये क्या लिखा है? इक्वेटोरियल लाइन होगा, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, है ना। एक एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। तो तुमको पता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है, तो एक्सिस पे कितना होता है? एक्सिस 2p/4πε0 r³ होता है। और ये सॉरी r², यहाँ पे p/4πε0r² होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल की वैल्यू। और इक्वेटोरियल पे कितना होता है? इक्वेटोरियल पे कितना होता है पोटेंशियल? 0 होता है। उसी को हम लोग इक्वी पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल लाइन भी बोलते हैं, डायपोल के कारण, ठीक है ना। सीधे सीधे 0 हो जाएगा। और एक्सिस पे कितना होगा? तो p/4πε0r², ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है 2kp/4πε0r³ एक्सिस पे, और इक्वेटोरियल पे कितना होता है? kp/4πε0r³। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अच्छा, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? डायमंड का होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। यहाँ पे आयरन अगर ऑक्साइड होता ना, तब फिर इसका भी हम लोग लिख सकते थे, Fe2O3 अगर होता तो, है ना। ये अगर Fe2O3 होता तो ये 2.9 के आसपास होता है, और डायमंड का कितना होता है? 2.4 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आयरन है, इसलिए डायमंड ही हम लोग का आंसर होगा। ये क्या है? द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू पीक वेलोसिटी, याद है? फर्स्ट क्वेश्चन जाके देखना, फर्स्ट पार्ट, वहां पे क्या था? पीक बटे RMS था। यहाँ पे क्या है? RMS बटे पीक। तो पीक बटे RMS कितना होता है? √2। तो यहाँ पे क्या है? RMS बटे भी RMS बटा भी पीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट 1/√2 आंसर हो जाएगा, है ना। सेम टू सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। When two bulbs of power 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखो दो गो बल्ब है,
दोनों क्या चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो मान लो इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज कितना है, V2 है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R होता है। और सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है R1 + R2, होता है कि नहीं होता है। तो यार सिंपल सा इसका R इक्विवेलेंट R कैसे निकालेंगे यहाँ पे, R बराबर क्या हो जाएगा, R = अगर निकालना चाहे तो V²/P हो जाएगा। तो यहाँ कर दो V इक्विवेलेंट का स्क्वायर/P बराबर V1 का स्क्वायर/P P1 प्लस V2 का स्क्वायर/P2 हो जाएगा ना कि नहीं। तो यहाँ से सीधी सीधी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/P बराबर क्या हो जाएगा, 1/P1 प्लस 1/P2, यानी कि इनवर्सली है ना। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। इसको अगर देखेंगे तो P1 P2 बटे P1 प्लस P2 लिख दीजिए। 60 × 40 बटा 60 + 40 100, 1 0 1 0 खत्म, 6 × 24 40 वाट 24 वाट हो जाएगा। करने क्या भाई, 24 वाट आंसर आ जाएगा। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ध्यान कीजिए, स्टेप अप जस्ट पढ़ाए हुए थे पार्ट 1 में, यह स्टेप डाउन है। तो अगर स्टेप अप था तो क्या था, N2 > N1 था, और स्टेप डाउन है तो N1 > N2 हो जाएगा, है ना। यानी सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो N1 > N2 हो जाएगा। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, V²/R। अभी देखो ये लिखे हुए बल्ब का V²/R, या फिर इसको क्या होता है I² भी लिख सकते हैं। तो कौन सा, यहाँ पे देखो V²/R नहीं है ना, V²/RT है, नहीं होगा। तो I² है नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, I² सही हो जाएगा बी। In an alternating current circuit, the phase difference between current and voltage is phi, ठीक। वाटलेस, अच्छा वाटलेस का मतलब फाई 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पे वाटलेस होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये मेरा वोल्टेज है और ये करंट है, आई दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, फाई। तो जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा ना ये वाला कंपोनेंट, उसी को बोलते हैं वाटलेस, 90 डिग्री पे। तो देखिए इसका दो कंपोनेंट, इधर की तरफ कितना I cos फाई, ऊपर की तरफ I sin फाई। तो इसमें तो करंट जाएगा क्योंकि वोल्टेज के अलोंग है, ये वोल्टेज के परपेंडिकुलर है तो इसमें करंट नहीं जाएगा। याद कीजिए इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों वाटलेस शो करता है, दोनों में करंट का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे I sin फाई आंसर हो जाएगा, तो ये I sin फाई आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। क्या है ये, द हाइट ऑफ टीवी टावर एट ए सर्टेन प्लेस इज 245 मीटर। देखो कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच प्रोग्राम कैन बी रिसीव्ड। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर x इन रेंज की बात करेंगे तो ये होता है √2 × h × r। अब बोलोगे सर क्या क्या है, h है हाइट ऑफ टावर, h क्या है हाइट ऑफ टावर, और r क्या है बताइए, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ पे है ना तो रेडियस ऑफ अर्थ है ये। रेडियस ऑफ अर्थ तो रख दो यहाँ पे भाई, √2 × h की जगह पर 245 × 6400 किलोमीटर 10⁻3। एक काम करो यार, 2 × 245 रहने दो, देखो यहाँ 2 शून्य, यहाँ 3 शून्य, 3 2 5, 1 शून्य और ले आओ, तो ले आते हैं। 64 को 6.4 लिख देते हैं, × 10⁻6 आ गया। अब 6.4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 12.8 × 245 × 10⁻6 इतना हो गया मीटर। तो 10⁻6 का कितना होता है रूट, 10⁻3 हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो 10⁻, तो रूट अंडर 12.8 × 245, अब बाहर निकल गया 10⁻3 मीटर आ गया। तो ये 10⁻3 मीटर को किलोमीटर बोलते हैं। अब इसका रूट निकालना है, 245 और 12 ऑप्शन देखते हैं। देखिए 245 रहेगा तब ना 245 आएगा, तो ऐसे भी नहीं हो जाएगा, तो इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो 56 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अगर इसका रूट निकालेंगे तो इसका 56 आएगा, और 10⁻3 आ जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, तो 56 किलोमीटर आ जाएगा। क्योंकि 112 × 112 पॉसिबल नहीं है, 245 को अगर हम 112 में तोड़ेंगे तो भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि 2 इससे बाहर आएगा तो 12 दूनी 24, 112 × 24 हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। तो ये सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या है,
सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट्स कॉल्ड। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा समझना होगा तुमको, है ना। देख यहां पे मैं सब में लिख देता हूं, ये मायोपिया है ना, इसके लिए कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। ये हाइपर मायोपिया है, हाइपर मेट्रोपिया है, हाइपर मायोपिया एक ही होता है, ठीक है ना, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और उसके बाद ये देखो एस्टिग्मेटिज्म, इसके लिए ढोलक बोला सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल, है ना, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल। और प्रेस बायोपिया के लिए क्या हो जाएगा, बायफोकल, बायफोकल। देखते हो किसी किसी से चश्मा में नीचे अलग लेंस रहेगा, ऊपर अलग लेंस रहेगा, उसको बोलते हैं बायफोकल लेंस, ठीक है ना। तो बायफोकल, तो इसमें क्या बोल रहा है, सिलिंड्रिकल किस में लग रहा है, एस्टिग्मेटिज्म, है ना। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद क्या है, इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच, ठीक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ओके, ऑक्सीलेशंस की बात कर रहा है, टाइम पीरियड का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसका फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/m/b, यही बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये होता है फॉर्मूला। अब फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम पीरियड का उल्टा, तो यहाँ कर दो 1/t बराबर 1/2π√mb, ऊपर चला जाएगा, नीचे आई आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देखिए, तो यही फ्रीक्वेंसी हो गया, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, √बी के, तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, बी के, है ना। तो एन स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट बी एच, कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है यार। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बताए थे, याद कीजिए, कब, जब हम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, तो एक क्वेश्चन आया था 2021 में, जिसमें कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों का प्रॉपर्टीज लिखना था डिटेल्स में। तो वहां पे मैं बताया था कि फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, डायमैग्नेटिक का निगेटिव होता है, और पैरामैग्नेटिक का जस्ट 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो जो है ना वीकर से स्ट्रॉन्ग की तरफ शिफ्ट करता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो 1 के आसपास रहेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा। तो इसमें इन्फिनिटी होगा नहीं, जीरो होगा नहीं, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, काहे के लिए, ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्यों डिपेंड करेगा, सीधे सीधे कांस्टेंट हो जाएगा आंसर। वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी एट, याद कीजिए, पार्ट 1 कहां पे था, उसमें पार्ट 1 में इक्वेटर पे था, इसमें कहां है, पोल पे, तो इक्वेटर पे 0 डिग्री और पोल पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला आंसर सही है, सिंपल सा, 90 डिग्री वाला आंसर सही होगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और आगे चलो, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 कूलम माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन एयर, पोटेंशियल एनर्जी, अरे यू का फॉर्मूला सर K(Q1Q2/R) होता है कि नहीं होता है, तो K की जगह पर 9 × 10 के पावर 9, एयर में है तो Q1 10 के पावर -6, Q2 फिर 10 के पावर -6, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एगो चार्ज नेगेटिव है, अब बटा R 40 × 10 के पावर -2 सेंटीमीटर है ना बउआ, तो वही होगा, स्क्वायर नहीं करना क्योंकि एनर्जी निकालना है। अब आगे की कहानी कहता हूँ, 9 -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो 9 और +2 11 हो जाएगा, इधर -12 है, तो एक काम करो, 9 × 10 के पावर -1 और बटा 40, 400 भी दो, तो 9/4 × 10 के पावर -2 कर दो, है ना, ये हो जाएगा, है ना, 9/4 का मतलब 2.25, है ना। अब ये 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, 9 × 10 के पावर 9, तो इसमें तो 2.25 माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 के पावर -2 तो किसी में है दिया हुआ नहीं, माइक्रोकूलम सेंटीमीटर, है ना। तो क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, ऐसे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी सी वाला होना चाहिए, -2.25, लेकिन 10⁻² दिया हुआ नहीं है, तो कहीं वैल्यू में हो सकता है कि 10 के पावर -6 यहाँ भी, 10 के पावर -6 यहाँ भी होगा, तो -12 ही तो होगा ना। इसको मिली कूलम करके देखें, अगर मिली कूलम होता तो -3 होता, तो खत्म, प्लस जाता ऊपर, नहीं वो भी नहीं होगा, -6 ही रहेगा, तो -12, ये 9 × 2 = 11,
तो 10^11, 10^-1, -2 ही आएगा। सही है यार, -2 होगा यहाँ पे। थोड़ा सा ये वैल्यू में या तो गलती होगा, तो 2.25 तो आ रहा है माइनस में, लेकिन वो 10^-2 यहाँ पे होगा, 10^-2 जूल ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोलर स्पेक्ट्रम लाइन याद कीजिए कंटिन्यूअस होता है, तो क्या मार दें वो ए? नहीं। एक और होता है डार्क कंटिन्यूअस लाइंस होता है, तो डार्क वाला इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, ज्यादा वेटेज वाला। ये ऑलरेडी मैं एक बार करा चुका हूं, ठीक है ना, फिर से ये आ रहा है। मैग्नीफाइंग पावर क्यों ये फिर से आ रहा है पता है? क्योंकि वो मैंने जनरल किसी ईयर का क्वेश्चन सोल्व कराया था, और ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। ये 200 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से आ रहा है ये। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट कराया हुआ है, -FO/FE होगा। किसके लिए? मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि कहाँ पे? इन्फिनिटी पे बनेगा। और अगर स्ट्रेस्ड आई के लिए लेंगे, यानी एट लीस्ट डिस्टेंस से बनेगा, तो यहाँ पे 1 + d/FE ऐड हो जाएगा, तो -F0/FE तो रहेगा 1 + d/FE, सॉरी FE/d, FE/d इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, बस यही आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलो ये तो इसका -FO/FE आ जाएगा आंसर। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, देखो सॉरी एंड नहीं, नैंड, सुबह में एंड था, अभी नैंड आ गया, तो एंड में क्या लग गया? एन लग गया, तो जो एंड है उसको नोट कर दो, तो एंड का A.B होता है, तो उसको नोट कर दो, तो A.B के ऊपर बार लगा दिए, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। अगर नॉर रहता, NOR, तो और का क्या होता? A+B होता, और A+B के ऊपर क्या लगा? नोट लगा देते, तो ऊपर बार लगा देते, A+B के बार हो जाता। तो नैंड और नॉर, सिंपल सी बात है, फंडामेंटल के बाद यही दो है, नैंड और नॉर, तो यही आ जाता है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। लाइट ओज इट्स कलर ड्यू टू, अच्छा लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, एम्पलीट्यूड का उसको कोई लेना देना नहीं है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों, लेकिन वेवलेंथ ऑप्शन में नहीं है। टॉर्क टाउ एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M एंड मैग्नेटिक फील्ड B, अच्छा, तो टाउ इक्वल टू M क्रॉस B, और ये तो फॉर्मूला है ना डायरेक्ट। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, अच्छा यार रेसिस्टिविटी जो है ना घटता है, रेसिस्टिविटी रो और टी, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी घटेगा, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है, अच्छा मतलब कि करंट को फ्लो करवाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है डिक्रीज करता है रेसिस्टिविटी, डिक्रीजेज हो जाएगा आंसर। कॉन्वेक्स लेंस म्यू, देखो n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1.5 इज इमर्ज इन वाटर, देखो पानी में डुबा दिया, आ गया ना। हम जब 2021 का लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने सराउंडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले करके डेरिवेशन किया था। तो फॉर्मूला क्या था 1/f का? इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस बटा म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 2/r। 2/r किस लिए? बाइफोकल कन्वेक्स के लिए, मतलब दोनों अगर इक्वल रेडियस का होता, तो देखो म्यू लेंस, तो म्यू लेंस कितना है 1.5, और म्यू सराउंडिंग कितना है 1.33, यानी पानी में डुबाए हो -1 इंटू 2/r, ये 1/f है, 1/f रहेगा, तो 1.5 - 1.33 डिवाइडेड बाई 1.33 इंटू 2/r। पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? पॉजिटिव आया ना, तो जब पॉजिटिव आया तो कन्वर्जिंग लेंस ही रहेगा, यानी कॉन्वेक्स ही रह जाएगा। अगर ये निगेटिव आ जाता, मतलब क्या, सराउंडिंग, यानी कि म्यू सराउंडिंग बड़ा हो जाता किससे? म्यू लेंस से, तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। पॉजिटिव से क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता, क्योंकि 1.5 में से ज्यादा घटाना पड़ता, तो फोकस निगेटिव आता, तो वो लेंस जो है जो कॉन्वेक्स था वो कॉन्केव बन जाता, क्योंकि कॉन्केव का फोकस निगेटिव होता है, तो फिर वो डाइवर्जिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जिंग ही रहेगा, लेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, बस फोकस उसका चेंज हो जाएगा। इक्विवेलेंट फोकल ऑफ टू लेंसेज, है ना, इक्विवेलेंट फोकल ऑफ टू लेंसेज LENS, यस, लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हैविंग पावर -15D और +5D विल बी। एक काम करो ना, कॉम्बिनेशन है ना, तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, है ना,
तो एक काम करो, 1/f को डायरेक्ट लिखो, पावर लिख सकते हो ना, बोल सकते यस सर। तो -15 प्लस 5 बराबर कितना, -10 है ना। तो 1/f को लिख सकते 10, यह बराबर कितना 1/10, यह बराबर कितना 1/10, क्या चीज में सर, मीटर में, क्योंकि डायोप्टर लिए हैं। सेंटीमीटर में बदलो, 100/10 कितना आता है, -10 सेंटीमीटर। ओके, विच वन इज द, B1 इज द आंसर। अरे भाई पावर को 1/f लिख सकते हैं, और फॉर्मूला होता है ना कंबाइन ऑफ लेंस का, तो वही तो फॉर्मूला लगा दी, खत्म बात। आगे चलते हैं। द करेंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पियर, ठीक, करंट 1 एम्पियर है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो उतना होता ही 1.6 × 10⁻19। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर इज, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पास कर रहा है पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चार्ज बटा टाइम को बोलते हैं करंट, होता है ना, और चार्ज होता है n × E/t को बोलते हैं करंट, ठीक है। और n/t ही तो निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर n सेकेंड टाइम, तो n/t निकालना है, तो I/e लिख देंगे। n/t = हो जाएगा I/E, करंट बटे चार्ज, करंट 1 एम्पियर, चार्ज कितना 1.6 × 10⁻−19, तो ऊपर भेज दो 10⁻19/1.6, है ना। तो 1.6 के बारे में तुमको पता होगा कि 1.6 को अगर काटना चाहें हम, तो ऊपर 100 रहने दो और 10⁻17 कर दो, और नीचे 1.6 कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा लोग, ये तुम्हारा 1.6 है ना, तथा 1 से ही भागा देते हैं तो कितना 0.625, देख लो तो, ये खत्म हो गया, तो ये 18 हो गया, और 16 बचे, ये हो जाएगा आपका 6.25 होना चाहिए, है ना। 6.25 × 10⁻, ये आएगा ना 6.25 × 10⁻18 पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा सा, ठीक है, ये गड़बड़ है थोड़ा सा, इसका दशमलव यहाँ पे नहीं, 6.25 × 10⁻18 ये होगा ऑप्शन, थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ आ गया है, और कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट हो गया है। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज बटा एरिया, तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर आंसर। अगर आता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज बटा वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी रहता तो चार्ज बटा लेंथ, कूलम पर मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। If plus Q charge is placed inside any spherical surface, ठीक, देन टोटल फ्लक्स, अरे कोई स्फेरिकल सरफेस ले लो, अंदर में प्लस क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला क्यू इन बटा एप्सिलॉन नोट, सीधे सीधे क्यू एप्सिलॉन नोट आंसर आ जाएगा, सीधे गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। पावर फैक्टर फॉर एलआर सर्किट, देखो यार पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई, कॉस फाई फॉर्मूला क्या होता है, R/Z होता है, सिंपल सी बात है। तो ऊपर R, और कौन सा सर्किट है, एलआर सर्किट है ना, एलआर सर्किट पार्ट 1 में जाकर देखिएगा, इंपेडेंस निकालने सिखाए थे, क्या चाहिए, √R² + ω/L का होल स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, R/ω, बी ऑप्शन। रेजिस्टेंस बटा में इंपेडेंस, ये तो ना पावर फैक्टर, सिंपल सा बात है। आगे क्या है भाई, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, ठीक भाई, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, V का मान कांस्टेंट है, ठीक है ना, V का मान क्या है, कांस्टेंट है, ये तो समझ में आ गया होगा बात, है ना, V का मान क्या है, कांस्टेंट है। और सर्किट का रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, R' को क्या कर दिया है, R/2 कर दिया गया है। तो हीट प्रोड्यूस्ड पूछ रहा है, H फॉर्मूला, H हीट का फॉर्मूला I² RT, लेकिन करंट से आपको कोई मतलब है नहीं, तो करंट को चेंज करो, V² बटे R × T, ये H हो गया, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे V तो कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो H किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस आधा होगा तो हीट दुगना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, सीधे सीधे उल्टा है, ठीक है ना। डेविएशन ऑफ ए थीन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है, एन एंगल, अरे डेविएशन का फॉर्मूला होता है ना, μ - 1 × a, पढ़े हो ना, तो n - 1 × a, सीधी सीधी फॉर्मूला है। द टाइम इन विच
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स, देखो जाइएगा लॉन्ग आंसर, देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम किए हुए हैं 2021 का, 2020 का, 2019 का कल आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो हम डिस्कशन करते हैं, उसमें जो हम पूरा आंसर लिखते हैं, उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे याद कीजिएगा, मैं आप लोगों को डीके कांस्टेंट, डीके लॉ भी डिराइव किया था, है ना, n इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द माइनस लेमडा टी डिफाइन किया था, और एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ दोनों डिफाइन किया था। तो एवरेज लाइफ भी बताया था और हाफ लाइफ में क्या बताए थे कि अगर कोई भी न्यूक्लियस किसी सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेट होते होते अपने ओरिजिनल का आधा हो जाए, उसी को जितना समय में ऐसा होगा ना, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ हो जाएगा इसका आंसर। वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल होता है 3D में, और 2D में सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल से जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट सोर्स अगर है तो स्पेस में, अगर लाइन सोर्स है तो सिलिंड्रिकल होगा, है ना, अगर प्लेनर सोर्स है तो पैरेलल प्लेन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट, देखो अगर कोई थिन शीट है और इस पे चार्ज है, और इसके बगल में अगर एक कंडक्टर है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर ये है क्या बोलते हैं नॉन कंडक्टर है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टर है चार्ज, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सीधे सीधे लिख दो, क्योंकि चार्ज दोनों सरफेस पे लाई करेगा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आंख बंद करके, नॉन कंडक्टर के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफराड, C2 4 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, दोनों सीरीज में है भाई। तो भाई 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट है जी, चलो 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो दोनों, अच्छा दोनों ओके, ऐसे इसको डायग्राम बना दो अच्छा लगेगा। दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना 1200, ऐसा। तो एक काम करो, दोनों की इक्विवेलेंट निकालो ना, C1 C2, तो 2 गुने 4 बटा 2 प्लस 7 6, तो 2 तिया 6, 4 बटा 3 माइक्रोफराड, ये C इक्विवेलेंट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफराड विल बी, अच्छा 2 माइक्रोफराड ये है और ये है आपका 4 माइक्रोफराड। तो एक काम करो Q, तो यहाँ V1 मान ले, यहाँ V2 मान ले, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C1, और V2 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C2। तो हमें V1 निकालना है, तो Q निकालते हैं। Q बराबर क्या होता है C इंटू V, टोटल चार्ज, तो टोटल वोल्टेज कितना है 1200, और टोटल C कितना निकला 4/3, 4/3 गुने 10 के पावर माइन, इसको रहने देते हैं माइक्रोफराड यार, रहने देते हैं इसको। तो हमें V1 निकालना है ना, तो चार्ज निकल के 1200 गुने 4/3 माइक्रोफराड बटे में 2 माइक्रोफराड। तो 2 से काट दो इसको, 4 को तो 2, और 3 से इसको काट दो 4, 400 दुनिया 800, 800 वोल्ट। अगर इसका 800 उसका कितना 400, अगर पूछता 4 माइक्रोफराड के क्रॉस बताइए तो हो जाता कितना वोल्ट बताइए, 400 वोल्ट हो जाता। यानी क्या करना है, मुझे टोटल चार्ज निकाल देना है, और V1 बराबर Q टोटल चार्ज बटे C1 और टोटल चार्ज बटे C2, सिंपल सा। इन द फिगर नेट फोर्स ऑन Q, सॉरी फिगर नहीं है दोस्त, इस क्वेश्चन को ना नेग्लेक्ट करो, क्योंकि इसमें फिगर्स नहीं है। तो जब फिगर्स नहीं है तो हम क्या बनाएं, नहीं है फिगर्स। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड, देखिए अगर किसी बॉडी पे चार्ज कर दिए हैं, चार्ज्ड है, तो दो तरह से चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर निगेटिव चार्ज किया तो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मास क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसमें ऐसा थोड़ी लिखा है पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, तो लिखा है कि सिर्फ चार्ज कर दिया गया है। तो मास बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि कैसा चार्ज आया है, तो मे इंक्रीज और डिक्रीज कर दो आंसर इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला होता है, अगर एक्सिस पे है तो 2kp/r क्यू, है ना, और अगर इक्वेटोरियल पे है तो kp/r क्यू।
दोनों केस में ई किसके प्रोपोर्शनल, 1/r³ के, और पोटेंशियल 1/r² के। तो भाई ये तो सही है, इसमें तो कोई शौक ही नहीं है यार। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। अच्छा देखो, 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है और मिनिमम कितना चाहिए ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाए, 5 माइक्रोफराड हो जाए। तो कैसे निकालोगे यार, 5 बनाना है तो अगर 2 को पैरेलल में जोड़ दे तो हो जाएगा ना। देखो तो ये है, ये है, दोनों पैरेलल में जोड़ दिए तो 4 हो गया, और एक और चाहिए तो दोनों क्या चीज़ में कर देते हैं, सीरीज में कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो 2 2 2 2, कम से कम लगाना है, यही तो हो जाएगा, यही होगा। 2 2 4, ये इन दोनों का कितना हो जाएगा सीरीज में, तो 2 2 का 1 हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4, मिनिमम 4। 3 में होगा क्या, नहीं होगा, 3 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 5 जोड़ने के लिए 2 2 2 तीनों जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो होगा नहीं। तो 2 को सीरीज और 2 को पैरेलल लगाना पड़ेगा, तभी होगा पाएगा आपका आंसर, है ना। तो सही है। आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यार, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिमाग ही नहीं दौड़ाना है, मतलब रेसिस्टिविटी की चर्चा हो रही है, रेसिस्टिविटी की चर्चा हो रही है ना। क्या चीज की चर्चा हो रही है, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर का क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा कंडक्टर का, और सेमी कंडक्टर का घटेगा। तो भाई साहब इंक्रीज कर दीजिए तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाइए। भाई साहब रेसिस्टिविटी को एरिया से, लेंथ से कोई मतलब नहीं है, पिछले क्लास में भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। रेसिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर से ये चेंज हो रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD बराबर क्या होता है, U + AT बताए थे, A × टाप। ए कैसे निकलता है, QE/m से, QE/m × टाप। U कितना था, तो 0, तो VD कितना आ गया, QE/m। VD किसके प्रोपोर्शनल है, E के। ओके, इजी है ना, काफी इजी है, आप लोग पढ़े हुए हो। इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड, देखो चार्ज को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, और वेलोसिटी उसका भी है, तो बताओ उस पर क्या को फोर्स लगेगा, 2 गो। कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण QE, मैग्नेटिक फील्ड के कारण Q × V × B। तो भाई Q कॉमन, तो E + V × B, फोर्स का फॉर्मूला QE प्लस Q × V × B, यहाँ से Q कॉमन लीजिएगा तो E प्लस में कितना, V × B। ये तो शायद कौन सा फोर्स बताओ, कौन सा लॉ, सर लॉरेंट्ज फोर्सेस को बोलते हैं सर, लॉरेंट्ज फोर्स इसी को बोलते हैं ना बउआ, यस। इफ ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इन 2 पार्ट, दो भाई 2 इक्वल पार्ट्स में काट दो। देखो बार मैग्नेट्स को ऐसे भी काट दो, ऐसे काट दो, या बार मैग्नेट्स को ऐसे काट दो, दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा होगा, बात खत्म। अभी हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, आधा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथ आधा हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक का पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा। ऐसे डिवाइड करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ ही हाफ बन जाएगा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो लेंथ हाफ बन जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला M × L होता है, पोल स्ट्रेंथ गुने लेंथ होता है ना। तो एक में मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ आधा हो रहा है, एक में लेंथ आधा हो रहा है, बात तो वही है ना, तो M/2 हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ये तो फॉर्मूला है ना, डायमेंशनल नीट में आया होता है क्वेश्चन। एनर्जी डेंसिटी पढ़े हो, एनर्जी डेंसिटी, अगर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल U/V, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ½ ε0 E², और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो B² 2μ0। ये होता है फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का। तो देख ये भी एनर्जी डेंसिटी है, इसमें एनर्जी डेंसिटी को B² 2μ0 एनर्जी डेंसिटी है ना, तो दोनों का डायमेंशन तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों एनर्जी डेंसिटी है, तो यही आंसर हो जाएगा, इजी है। चलिए आगे चलें। ओके, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R कैरीज करंट I, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज, ओके भी एक क्या काम, एंड फ्रॉम द व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ, ये यार एक काम करो, एक कॉइल है, इसके एक्सिस पे आता है x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, B बराबर फॉर्मूला पढ़े हो क्या, μ0 I × πr²,
बटा 2 इंटू, अच्छा मैं एक्स क्यू कर देता हूँ। क्यों करता हूँ एक्स क्यू? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स क्यू इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 लिख सकता हूँ मैं, पावर 3/2 लिख सकता हूँ। पावर में कितना? 3/2। समझ बात को? अच्छा इसको चलो फिर से एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना। देखिए, क्योंकि मुझे क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टफ ज़्यादा नहीं देते। यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई और आर पाई आर स्क्वायर शायद होगा बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। आर क्या रेडियस है, तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट बहुत बहुत बड़ा होता है आर से, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड 1/8 भाग जा चुका है, यानी 8 भाग घट चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला ना, म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, सीधी सीधी, तो 2 कैंसिल तो एक्स क्यू बचेगा। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ सेंटर, सेंटर पे कितना होता है, बी एट सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, 2r। अच्छा म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर है सर, पाई नहीं होता है, सॉरी पाई नहीं होता यार, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बताओ तो मेरे को क्या हो रहा है कि ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि कितना डिस्टेंस पे सेंटर का 1/8 हो जाएगा, तो बी नॉट बटा 8 हो जाएगा कितना डिस्टेंस पे, यानी कि हमारा जो दिया हुआ है ना, ये जो बी है ना वो बी नॉट बटा 8 है, सेंटर का 1/8 है। तो देखिए तो मेरे ध्यान से बी बराबर बी नॉट बटा 8 हो गया, तो 8 इंटू बी बराबर बी नॉट हो गया, और 8 रहने दो। अब बी यानी एक्सिस पे कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x³ बराबर सेंटर पे कितना है, म्यू नॉट आई बटा 2r। चलो ठीक, यहाँ से म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, आई से आई गया, 8 को भी 2 से 2 गया। ठीक है, इसको x इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो x³ इज इक्वल टू 8r³, तो इसको 2r का होल क्यू कर दो ना, x³ बराबर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2r, आंसर। ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम द बुक। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ। ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ। वायर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम एंड एल इज बेंड इनटू सर्किल, देखो ऐसे सर्किल में इसको बेंड कर दो, पहले ऐसे था और लेंथ कितना था, एल था, इसको बेंड कर दिए, तो यही लेंथ ना, रेडियस इसका कितना हो गया, आर, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया। तो इसका जो है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू एल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, m इंटू 2r हो जाएगा। समझ रहे बात को ना, तो यही ना बेंड हुआ है, तो यही ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एल ही होगा ना, तो इसका रेडियस निकाल सकते हैं। यस सर, एल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर, तो आर की जगह पे एल बटा पाई हो जाएगा, एल बटा पाई हो जाएगा, यहाँ रख देंगे हम, m इंटू 2 इंटू एल बटा पाई, m इंटू 2 इंटू एल हो जाएगा। ठीक है ना, एल बटा पाई हो जाएगा, है ना, और m इंटू एल को तो कैपिटल M बोल रहे हैं हम लोग, तो m इंटू एल की जगह कैपिटल L, तो 2m बटा पाई हो जाएगा, 2m बटा पाई है, डी ऑप्शन है। समझ में आया बात, ये क्या बोला मैंने, सीधा था, ये लेंथ l था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, तो स्मॉल m इंटू माइनस m होता है इसका पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, इसी को हम बेंड कर दिए, तो यही l ना सेमी सर्कुलर पाई बन जाएगा, तो पाई r बराबर यही l के बराबर हो जाएगा ना, तो r कितना आ जाएगा, l/2 l/पाई आ जाएगा। तो इसका ये यहाँ पे है कि यहाँ पे है, तो अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से, डायमीटर के बराबर 2r के बराबर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटू 2r, और r की जगह पर कितना, l/पाई, तो यहाँ पे हमें आएगा 2m/पाई, आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्या चीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है कि इन ए क्लोज सर्किट, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, नहीं चलो ना, इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम लाइन फ्लक्स, द लाइन फ्लक्स वेरीज विद टाइम एज अकॉर्डिंग टू, ओके फ्लक्स वेरी कर रहा है जी, एट 0.25 सेकेंड द करंट निकालो, करंट का फॉर्मूला बताओ, करंट इज इक्वल टू -1/r
d5/dt, फैराडेज लॉ। चलिए ठीक है, -1/r, तो 1/10 रहने दीजिए। d5/dt, यहाँ पे d5/dt पुट करिए जी, तो इसका 6t² है, तो 12t हो जाएगा इसका। अब -5t का 5 हो जाएगा और +1 का 0 हो जाएगा, तो इतने हो जाएगा ना सीधी सीधी। और t का मान कितना, 0.25 रख दो यहाँ पे 0.25। तो i बराबर, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, i इज इक्वल टू -1/10 इंटू 12 इंटू 0.25 -5, तो -1/10 इंटू, मैं हट जाता हूँ, इसे देखता हूँ, है ना, 10 तो सॉरी 12 है ना, 12 इंटू 0.25 का मतलब कि 3, तो 3 -5 कितना जाएगा, -1/10 इंटू -2, कैसे करो, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, तो 0.2 एम्पियर होगा करंट, 0.2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा, 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इन ए सर्किट द करेंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय, अच्छा करंट कितना है 5 cos 50 ओमेगा टी, और वोल्टेज कितना है 200 sin 50 ओमेगा टी रिस्पेक्ट। पावर लॉस इन द सर्किट इज, अरे देखो ये कॉस में है और ये साइन में है, तो अगर कॉस को साइन में बदलेंगे तो कितना डिग्री का अंतर आएगा, 90 डिग्री का अंतर आएगा कि नहीं आएगा। तो फाई जो आएगा वो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो पावर लॉस बोल रहा है, तो पावर लॉस तो 90 डिग्री में जीरो होता है ना यार, तो सीधे सीधे जीरो लगाओ ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है सिर्फ। एगो कॉस में को साइन में है, 90 डिग्री का अंतर आएगा, और जब 90 डिग्री का अंतर आएगा तो पावर लॉस जीरो होगा, है ना। बिना आंख बंद करके से मार देना इसको। चल आगे बढ़ते हैं, है ना। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 13.2 किलो वोल्ट है। दिस रेडिएशन रिलेटेड टू, देखो एनर्जी दिया हुआ ना, तो ई बराबर होता है फॉर्मूला hc/λ। यहाँ से लेमडा निकालिए, लेमडा से ही पता चलेगा कि कौन सा रेडिएशन है। लेमडा से भी पता चलेगा एक्सरे है कि अल्ट्रावायलेट है कि इंफ्रारेड है कि, तो क्या चाहिए लेमडा इक्वल टू hc/e। तो hc/e लिखिए भाई, h के मतलब 6.62 × 10⁻−34, सी की जगह पर 3 × 10⁸ और ई की जगह पर 13.2 × 3 किलो है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मतलब 1.6 × 10⁻−19 ये होता है। ये देखो भाई 6.6 तो कोई सीधे 2 से इसका भागा दे दो, खत्म करो कहानी, है ना। और ये 19 में से 3 घटा दो बच्चा लोग, तो 19 में से 3 घटा देंगे तो कितना देगा 16, और ये -16 ऊपर जाके +16 हो जाएगा, ठीक है। तो +16 और 8 प्लस में, तो +16 8 24 हो जाएगा, तो -34 में से 24 घटेगा तो -10 बचेगा। 3/2 गुने 1.6 इंटू 10⁻−10। अब देखो 1.6 गुने 3 2, तो 3/3.2 गुने 10⁻−10, लगभग 1 एंगस्ट्रम हो गया ना, तो 1 एंगस्ट्रम है ना। तो 10⁻8 से लेकर के 10⁻13 मीटर जगह रहता है ना, ये एक्सरे होता है। तो यहाँ पे एक्सरे होगा, क्योंकि इतना छोटा वेवलेंथ है ना, तो एक्सरे ही हो सकता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देख भाई ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ये तो बेचारा सिंपल सा ऐसे इमेज बनाता है ना इसका, है ना। तो रियल ही बना रहा है, इन्वर्टेड ही बना रहा है, इनलार्ज भी बना रहा है। रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, तो है हो रियल है, डिमिनिश्ड ना, रियल लार्ज, इन्वर्टेड इसमें लिखा है नहीं, है ना। तो रियल एंड लार्ज, सिंपल सी बात है, लेकिन याद रखिएगा रियल इन्वर्टेड, देखो ये रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। Convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of material of lens। देख जिसमें डुबाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना, तो दोनों के रेशियो 1 हो जाएगा। सीधे सीधे 1 का फॉर्मूला लगा 1/f म्यू लेंस बटा म्यू सराउंडिंग -1 × 2/r लिखते बच्चा लोग। इसका भी तो 0 ना आ गया बच्चा लोग, बोले कैसे सर, तो ऊपर म्यू नीचे भी म्यू -1 × 2/r, ये तो म्यू बाई म्यू 1 - 1 0 ना, तो 0 आ गया ना। तो 1/f जो है वो 0 आ गया, तो f कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। करने गया वो बिकम्स इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि बाउंड्री खत्म हो गया,
लेंस और रिफ्रैक्टिव मीडियम दोनों सेम है, पता ही नहीं चलेगा उसमें कुछ लेंस रखा हुआ भी। चलिए, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ी था, इसलिए मैं फिर से शुरू करता हूँ। द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। देखो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ ना, तो अगर क्रिटिकल एंगल दिया हो तो ये अगर मान लो ये है, ये थीटा है, तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा ना। तो क्या फॉर्मूला था, म्यू वन साइन आई, तो साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं बराबर म्यू टू साइन आर, यहाँ पे साइन 90 लिख देते हैं आर के लिए। तो क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन पता है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन लिखो और उसके लिए फिर लिख दो स्पीड वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, उधर साइन 91 हो जाएगा तो म्यू टू बटा म्यू वन, और म्यू टू बटा म्यू वन अगर है तो म्यू टू को सीधे उल्टा स्पीड का रिलेशन रिफ्रैक्टिव उल्टा होता है, सीधे वी वन बटा वी टू लिख देता हूँ। अब मुझे क्या चीज़ है, मीडियम वन में स्पीड वी है, मीडियम वन वाला ये वो ये हो गया, ये वाला भी है। अब मीडियम टू का निकालना है, तेरा साइन थीटा आ गया, तो भी टू निकालना है, तो भी टू बराबर कितना हो जाएगा, बी बटा साइन थीटा नहीं हो जाएगा है, तो भी बाई साइन थीटा हो जाएगा आंसर। तो भी बाई साइन थीटा इसका आंसर आ जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड एट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट ऑफ 1 इंच। देखो ऑब्जेक्ट का हाइट 1 इंच है और इफ इट इज प्रोड्यूस्ड एन इरेक्ट इमेज। अच्छा देखिए इमेज कैसा है, इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज सीधा है ना, सीधा इमेज तो वर्चुअल होता है, बताया तुमको। तो यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, तो एम बराबर क्या होता है लेंस के लिए, वी बटा यू, तो एम कितना है 5 है, तो 5 बराबर वी बटा यू कितना 1 इंच है ना, तो वी कितना आ गया 5 इंच आ गया, तो वी तो 5 इंच हो गया और ऑब्जेक्ट का हाइट 1 इंच है। बोल रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा, तो एक काम करो तुम कि इरेक्ट इमेज है तो दोनों नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव का फॉर्मूला लगा दो, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ लगा दो। तो 1 बाई वी कितना माइनस 1 बाई 5 और 1 बाई यू कितना, तो माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 1 बराबर 1 बाई एफ। तो भाई माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 1 बराबर 1 बाई एफ। एलसीएम कितना 5, तो माइनस 5 प्लस 1 तो माइनस 4 बटा 5, एफ सॉरी 1 बटे 5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5 तो 4 बटा 5 आ गया। तो इधर कितना देगा 4 बटा 5 बराबर 1 बटा एफ, तो इसलिए एफ बराबर कितना आ जाएगा 5 बटा 4, इंच में है, 5 बटे 4 कितना 1.25, 1.25 इंच हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। टू रिमूव हाइपर मायोपिया, देखो यार अभी भी पढ़ाए थे ना, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस, हाइपर मायोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना टेक्स प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म। देखो प्रिज्म पे अगर कोई चीज गिरेगा तो डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन हो जाएगा आंसर। आगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द विच, ऑप्टिकल फाइबर में जो कम्युनिकेशन है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है कि नहीं होता है, तो TIR हो गया। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव y1 बराबर 4 साइन 2 ओमेगा टी और 3 साइन 2 ओमेगा टी। देखो एगो साइन में है एगो कॉस में है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना डिग्री 90 डिग्री। सीधे सीधे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2A2 cos फाइव 90 डिग्री के लिए बस सीधी सीधी, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5। क्योंकि देखो अभी भी जस्ट एक बार और पढ़ाया था अभी कि अगर हमारा एक साइन एक कॉस है तो पक्का उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होने वाला है, तो 90 डिग्री होने वाला है तो सीधे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख देंगे। तो फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ये तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स पावर कितना आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स पावर आ जाएगा लेमडा बटे 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ये हो जाएगा 5वां नंबर ऑप्शन। ये तुम्हारा इंटरफ्रेंस का है, यही इसी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आगे चलते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई 1 मिनट होता है यार, सिंपल सी बात है। द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v, द वेवलेंथ। लेमडा का फॉर्मूला होता है यार, क्या होता है h बटा रूट अंडर
2m/q/v फॉर्मूला होता है, ये तो पढ़े होंगे है ना, ये तो फॉर्मूला है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज इन रेडिएशन ऑफ 6.62 जूल। देख नंबर ऑफ फोटोन निकालना था, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, एच नहीं होता है, और टोटल एनर्जी कितना है 6.62 जूल है। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या देगा, एनर्जी टोटल बटा एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी 6.62 जूल और वन फोटोन की एनर्जी एच न्यू, एच की जगह पर 6.62 उन्हें 10⁻−34, अब उन्हें न्यू 10⁻14। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 6.62 कैंसिल, तो -34 और +14 तो -20, तो ऊपर जाके +20, 10⁻20 हो जाएगा आंसर है। द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अरे यार MBR बोर्स एटॉमिक मॉडल NH/2π। अब मिनिमम पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर कितना 1, सीधी कितना h/2π, h/2π करेंगे h/2π जूल सेकेंड, सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ ए स्पेसमैन आर Z एंड A। तो भाई एटॉमिक नंबर मास नंबर, तो मास नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना जाएगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A-Z, डी ऑप्शन। अच्छा ये तो 8वां क्लास की 9वां क्लास का क्वेश्चन है यार। द क्वांटिटीज विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में बाबू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल चार्ज। तो अगर पार्टिकल कंजर्व है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पार्टिकल्स ही जब कंजर्व है तो फिर क्या करना है आगे। सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम, कूलिंग कर रहे हो ना सेमीकंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो, हीटिंग करोगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो कूलिंग करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। इफ द करेंट कांस्टेंट फॉर ट्रांजिस्टर क्लियर ट्रांसफर करेंट ट्रांसफर रेट यार अल्फा और बीटा, तो अल्फा 0.95 होता था, अब बीटा कितना होता था 20 से लेकर के 80 तक होता था, याद करिए। तो बीटा ग्रेटर देन 1 हो गया, अल्फा लेस देन 1 हो गया, तो अल्फा लेस देन 1 ये रहा, बीटा ग्रेटर, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ट्रांजिस्टर में तो होता ही है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मैंने पता है ना। तो ये था मेरा पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसमें भी लगभग हम लोगों ने 65 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किया अभी, और सुबह में 70 किया था, ठीक है ना। और तो 7 6 13 135 के आसपास हो गया है ना। और हम लोग 64-65 ऑब्जेक्टिव और देंगे, है ना, पार्ट 3 आएगा। और यहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लिए हैं हम, इसी 200 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। आज का थोड़ा सा टफ था, लेकिन और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग दे लेंगे ना, थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा टफ ना। और आप लोगों को कैसा भी क्वेश्चन आए बोर्ड में आप लोग बना दोगे, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। चलिए।